अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। खौफनाक आतिशी दरिंदे और टार्ज़न के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का उन्वान है खौफनाक आतिशी दरिंदा और टार्ज़न। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जंगल में सुबह ही से खौफनाक तूफान आया हुआ था। हर तरफ गहरी वीरानी छाई हुई थी। नेज़ हवाओं से दरख्तों के गिरने और टूटी हुई शाखों की आवाज़ें जिन्नों भूतों की तरह सुनाई दे रही थीं। बादल ज़ोर ज़ोर से गरजने लगे थे और बिजली की कड़क सुनाई देने लगी। पूरे जंगल में मौत का पहरा दिखाई देता था। इस तूफान में तमाम जानवर और परिंदे महफूज जगहों पर चले गए थे। बिजली एक बार फिर चमकी। टार्ज़न ने खिड़की में से पहाड़ पर फैली हुई रोशनी की चादर को देखा। इसे यूं महसूस हुआ पहाड़ पर शोले ही शोले बिखरे हुए हों और काले से अंधेरे में ज़बरदस्त आग भड़क उठी हो। इस मंजर को देखकर टार्ज़न गहरी सोच में डूब गया और जब इसने पहाड़ के अंदर से बिजली चमकने पर आग उबलती हुई देखी तो वो परेशान हो गया। हालांकि वो एक तरफ से जंगल का बादशाह था और पूरे जंगल पर इसका कंट्रोल था। मेडू पहाड़ पर आग के शोलों का गौर से जायजा लेना शुरू किया। इस बिजली का एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है कि पहाड़ इस अंधेरे में नज़र आता है और ये शैतानी पहाड़ हमें डरा रहा है। टार्ज़न ने सोचा कि टोमेडो की शैतानी कुव्वत बाहर आ गई है, जिससे इन जंगली कबीलों और जानवरों के लिए ज़बरदस्त खतरा पैदा हो गया है जो टोमेडो पहाड़ के दामन में रहते हैं। जब रात हो गई और सुबह का पहला पहर शुरू हुआ, टागू कबीले के 3 शिकारी खुदा का शुक्र अदा करते हुए पनाहगाह से निकले। इन्हें ऊंचे घने दरख्तों से छन कर आने वाली सूरज की रोशनी देखकर बड़ी खुशी हुई और वो रेंग कर बाहर आने लगे। तीनों पनाहगाह से निकलकर आगे आए तो उन्होंने गांव जाने के लिए साफ रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। एक ने ऊंचे दरख्त पर खड़े होकर रास्ता देखा और वो टूटे हुए दरख्तों को फलांकर गांव की तरफ रवाना हुए तो इनके कदम अपने आप टिक गए। जंकी ने चिल्लाकर कहा, देखा कितना बड़ा हाथी है, लेकिन हम तन्हा इस हाथी को कैसे ले जा सकते हैं। आओ हम गांव से और आदमी साथ ले आएं, ऐसा ना हो कि हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएं। बड़े की बात सुनी अनसुनी करते हुए बाकी दो ने अपने नेज़े तान लिए और दरख्तों के तने पर खड़े होकर इस पर वार करने लगे तो इन्हें एक ऐसे भारी भरकम जानवर की आवाज़ सुनाई दी जो इनकी तरफ बढ़ रहा था। जानकी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। इनके हाथ पांव फूल गए। जानकी ने बड़ी मुश्किल से कहा, बाबा ये हाथी नहीं है। इसने अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी और रुक कर कहने लगा, ये तो ना सिर्फ हाथी से बड़ा है बल्कि हर उस चीज़ से बड़ा है जो अब तक हमने देखी है। आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी और चौड़ी शक्ल पूरी तरह सामने आने लगी। छोटे छोटे दरख्त और झाड़ियाँ कुचली जा रही थीं और कोई चीज़ वज़न बर्दाश्त करने के काबिल ना थी। थोड़ी देर बाद दरख्तों के शाखों से वो चीज़ पूरी तरह उभर कर सामने आ गई, जिसका सर और जिस्म रबड़ का बना हुआ मालूम होता था। जानकी और इसके साथियों ने इस खौफनाक जिस्म वाली बला को देखा तो इनका खून गर्दिश करना बंद हो गया। इस बला की गर्दन मोटी और लंबी थी। लबूतरे चेहरे पर गोल गोल बड़ी आंखें थीं और 4 हाथ पैर थे जिन पर कांटेदार पंजे थे। बला जब ज़ुबान बाहर निकालती तो इसमें से बहता लबाब निकलता और आसपास आग लग जाती। तीनों शिकारी इस खतरनाक बला को देखकर हक्के बक्के रह गए और जान बचाने के लिए दोबारा इसी पनाहगाह में आ गए जहां उन्होंने तूफानी रात गुजारी थी। हमें यहां से फ़ौरन चले जाना चाहिए और गांव वालों को खबरदार करना चाहिए कि टोमेडो पहाड़ का आतिशी दरिंदा बाहर निकल आया है। वो पीछे मुड़कर गांव की तरफ तेज़ तेज़ दौड़ने लगे। एक जगह वो सांस लेने के लिए रुके और जानकी ने ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए कहा, यह बात सच्ची निकली कि पहाड़ के अंदर आतिशी दरिंदा सोया हुआ है जिसे अब तूफान ने बाहर निकाल दिया है। आतिशी दरिंदे को याद करते ही वो कांप उठे और दोबारा उठकर गांव की तरफ भागने लगे। गांव में हर शख्स जानकी को जानता था और जिसको भी मालूम हुआ कि जानकी रात भर गायब रहा है और अब कोई बुरी खैर लाया है, वो सरदार की झोंपड़ी के सामने आ गया। आतिशी दरिंदे के पहाड़ से बाहर आने के बाद जंगल परिंदों और जानवरों से खाली हो गया था क्योंकि आतिशी दरिंदा पहाड़ी से निकलकर जंगल में दाखिल हो चुका था और जहाँ जहाँ से वो गुजरता दरख्त पौधे और झाड़ियाँ इसके खौफनाक जिस्म के नीचे आकर दब जाते। इसके मुंह से निकलने वाला मादा आग लगा देता और जंगल में शोले उठने लगते। डरे डरे सहमे सहमे परिंदे और जानवर इन 3 शिकारियों की तरह जंगल से बाहर निकल आए थे। पूरे जंगल में हवा का सन्नाटा और जंगल में क़यामत आ जाने की खबर
पहले टार्ज़न को एक अकाब ने दी। टार्ज़न खुद भी बड़ी देर से ये महसूस कर रहा था कि जंगल में कोई ख़ास वाक़या हो गया कि जंगल के रहने वाले खौफ के मारे भागते चले जा रहे हैं। टार्ज़न ने अपने घर से निकलकर देखा तो हर तरफ ज़बरदस्त खौफ और राज फैला हुआ था कि इसे कबीले का सरदार कुछ लोगों के साथ आता हुआ दिखाई दिया जो जंगली भैंसों पर सवार थे। टार्ज़न इन्हें देखकर दरख्त की एक झूलती हुई शाख पकड़कर नीचे उतरा। कबीले के सरदार और दूसरे लोगों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था और इस नई मुसीबत पर वो टार्ज़न से मदद लेने के लिए आए थे। कबीले वालों ने इसे सरदार की हैसियत से इज्जत दी और इसके गिर्द गहरा डालकर खड़े हो गए। सरदार ने टार्ज़न को आज इस दरिंदे के बारे में बताया कि कल के तूफान ने इस दरिंदे को पहाड़ से बाहर निकाल दिया है और वो अब जंगल और झोंपड़ियों को जलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। सरदार ने इसे आशी दरिंदा के हुलिया बताते हुए जब यह कहा कि वो कोई क़यामत है और हम इसका किसी हालत में मुकाबला नहीं कर सकते। टार्ज़न ने सरदार से कुछ कहना चाहा तो सरदार ने बड़ी मुश्किल से कहा, टार्ज़न, इसके मुंह से आग निकलती है। सरदार ने जवाब दिया, नहीं टार्ज़न, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन गांव वालों का ख्याल है कि टोमेडो से निकलने वाली रोशनी खतरनाक और बड़ी तबाहकुन साबित होगी। इसने एक दो मरतबा ज़मीन को देखा। टार्ज़न ने कुछ सोचकर अपना सर ऊपर उठाया और कबीले वालों से बुलंद आवाज़ में कहने लगा, मैं शाकू कबीले की तरफ जा रहा हूँ और मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें हिदायत करता हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे जंगल के साथियों, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम इस आशी दरिंदे को शिकस्त देंगे जिसने हमारा अमन सुकून तबाह कर दिया है। लिहाजा तुम सब मेरे पीछे पीछे शाकू कबीले के गांव में पहुंचो। टार्ज़न ने परिंदों और जानवरों को सीटी बजाकर आगे बढ़ने का इशारा दिया और खुद दरख्त की एक शाख को पकड़कर हवा में उड़ा और एक दरख्त से दूसरे दरख्त को अबूर करता हुआ एक मैदान में उतरा। टार्ज़न हाथियों के सरदार टांटू के पास रुका और जंगली ज़बान में इससे कहने लगा, टोंटू, तुम सब मेरे पीछे आओ क्योंकि मैं एक ऐसी बला से लड़ने जा रहा हूँ जो तुम सबसे बड़ी और ख़तरनाक है। टार्ज़न ने हाथियों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे साथियों, अगर हमने इसको तबाह ना किया तो फिर हमें वो हरगिज़ ज़िंदा नहीं रहने देंगे। हाथियों के सरदार ने बड़े अफसोस भरे लहजा में कहा, टार्ज़न, मेरे साथी सख्त डर गए हैं और मेरा हुक्म नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तुम्हारा ख़ास दोस्त हूँ, इसके लिए तुम्हारे हुक्म को ज़रूर मानूंगा। टांटू हाथी पीछे खड़ा था। टार्ज़न आहिस्ता से दौड़ा और उछलकर पहाड़ जैसे टांटू की गर्दन पर सवार हो गया। इसने हाथी की गर्दन पर बैठकर हवा में अपना हाथ लहराया। हर किस्म के तमाम जानवर जो रास्ते पर जमा हो गए थे टार्ज़न की रहनुमाई में आशी दरिंदे से दो दो हाथ करने के लिए रवाना हो गए। टार्ज़न ने इन्हें पुकार कर कहा, साथियों, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तमाम हाथी भी आपका साथ देंगे। टांटू जंगल के बादशाह और तमाम दोस्तों का फ़र्ज़ है कि वो मेरा साथ दें क्योंकि इस वक्त कोई भी अपने आप को महफूज नहीं रख सकता। आओ, हम शाकू गांव के लोगों के पास जा रहे हैं ताकि हम सब मिलकर आशी दरिंदा को मलियामेट कर सकें। आओ, हम शाकू गांव के लोगों के पास जा रहे हैं ताकि हम सब मिलकर आशी दरिंदा को मलियामेट कर सकें। टार्ज़न जब शाकू लोगों के गांव में पहुंचा तो इसे मालूम हो गया कि आशी दरिंदे से लड़ाई में इसे ही क़यामत करना पड़ेगी। शाकू कबीले के लोग जो गांव से बाहर जमा हो गए थे, इतने में आशी दरिंदा गांव और इनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और इसके मुंह से निकलने वाले लुआब से गांव वालों की झोंपड़ियां जल उठी थीं। टार्ज़न तेज़ी से वापस पलटा और इसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि टार्ज़न की आंखें आग की गर्मी से जलने लगी थीं और आग की रोशनी में इसके लिए देखना मुश्किल हो गया था। वो वापस इस जगह की तरफ तेज़ी से भागा जहाँ से वो आया था क्योंकि आशी दरिंदा गांव में दाखिल हो चुका था और इसके रास्ते में आग ही आग फैलती जा रही थी, जिसकी वजह से टार्ज़न करीब होकर आशी दरिंदे को नेज़ा मारने की पोजीशन में नहीं था। इसने एक आह भरी और कहा, काश मैं दरिंदा को करीब से नेज़ा मार सकता। इसने तेज़ी के साथ एक नेज़ा आशी दरिंदे पर फेंका, लेकिन नेज़ा दरिंदे के मुंह से निकलने वाली आग में गिरा। टार्ज़न ने इसे आग के शोलों में बदलते देखा। नेज़े का लोहा पिघल गया और बेकार होकर ज़मीन पर गिरा और जलती हुई झोंपड़ियों की राख में मिल गया। मुझे कोई और तरकीब सोचनी चाहिए, टार्ज़न ने अपने आप से कहा और आशी दरिंदे की जद से निकलकर छुपे हुए जंगलियों और जानवरों में आ गया। इंसान और जानवर एक हो गए थे, सब टार्ज़न के करीब जमा हो गए। टांटू हाथी ने अपनी सूंड लंबी करके इसे सलाम किया।
اور شاکو قبیلے کے سردار نے اس سے پوچھا کیا سارا گاؤں جل گیا ہے؟ اتنا کہہ کر سردار خود بچوں کی طرح رونے لگا۔ ٹارزن نے کہا رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر مرنا ہی ہے تو مقابلہ کریں، ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ ٹارزن نے ٹانڈو کی سونڈ پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور گالوں کو پیار کرتے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا میں نے ٹومیڈو کے درندے کا ہر حال میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سردار نے پھر کہا لیکن ہم مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اکیلے کیسے لڑو گے؟ ٹارزن نے جواب دیا یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر اس نے تمام جانوروں، پرندوں اور قبیلے کے لوگوں کو اپنے قریب بلا لیا، عورتوں اور بچوں کو جنگل کے پار شمال میں دریا کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ کسی بڑی مصیبت سے پہلے محفوظ جگہوں پر چلے جائیں۔ اس کے بعد اس نے سب کو اپنا فیصلہ بتایا کہ وہ آشی درندے کے اوپر سے حملہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ سامنے سے اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسے سب کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اور ایک بہادر لیڈر کی طرح ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ راستے میں ٹارزن نے درخت کی جھولتی ہوئی شاخ پکڑی، گالوں کو الگ کیا اور شاخ کے سہارے ہوا میں درختوں کے اوپر اچھلا اور اس نے ایک نیزہ پوری طرح طاقت سے آشی درندہ کے پچھلے حصے میں مارا۔ ٹارزن نے واپس ہوتے ہوئے دیکھا کہ درندے کے جسم سے خون کا قطرہ نہیں نکلا، لیکن درندے کی چیخو پکار اور گرج سے اس نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا کہ نیزہ اپنا کام کر گیا ہے۔ ٹارزن نے لگاتار شاخ کی مدد سے ہوا میں اچھل کر آشی درندے پر کئی نیزے پھینکے۔ یہ نیزہ اس ربڑ کی شکل کے جسم میں اندر کھپ گیا۔ درندے کی چیخو پکار اور الٹ پلٹ تیز ہو گئی جیسے وہ بری طرح زخمی ہو کر تڑپ رہا ہو۔ درندے نے آگے بڑھنا بند کر دیا تھا اور ٹارزن اسے ایک اونچے درخت پر بیٹھ کر غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس قسم کی بو آئی جیسے بہت ساری تیزاب جل رہی ہو۔ ٹارزن کو بے حد حیرت ہو رہی تھی اور مختلف گیسوں کی بو جنگل میں پھیل گئی تھی۔ خون کی بجائے درندے کے جسم سے گاڑھے دھوئیں کی لکیریں اٹھ رہی تھیں۔ ٹارزن نے جب سارے نیزے آشی درندے کے جسم میں اتار دیے تو قبیلے والوں نے اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر ٹارزن کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ٹارزن نے اپنا لمبے پھیل والا چاقو نکال لیا تھا اور شاخوں کے سہارے اچھل کر اب آشی درندے کے جسم پر سوار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے چاقو سے درندے کے جسم پر زخم لگانے شروع کر دیے۔ جو ہی درندے نے اپنی گردن پیچھے کر کے ٹارزن پر اپنے منہ کی آگ پھینکنا چاہی، ٹارزن تیزی سے اچھلا اور اس نے اپنے پاس آئی ہوئی ایک شاخ پکڑی اور درخت کے اوپر پہنچ گیا۔ اتنے میں شیر اور چیتے جھاڑیوں سے نکلے اور درندے کی طرف بڑھے۔ ادھر سے ٹانٹو اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھا۔ ہاتھیوں نے اپنے سر جھکائے ہوئے تھے، اس درندے کو کچل دینے کے موڈ میں تھے جو ان سے 4 گنا بڑا تھا۔ نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اس کے جسم پر سے نیزے باہر نکال لیے اور زخموں سے مختلف رنگوں کی گیسیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ہاتھی ڈر کر پیچھے ہٹے اور ٹارزن جس درخت پر تھا آشی درندے کے منہ سے نکلنے والی آگ میں جل اٹھا۔ ٹارزن نے جلدی سے اس درخت سے چھلانگ لگا دی اور دوسرے قریبی درخت پر جا پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت جل کر بھسم ہو گیا۔ اگر ٹارزن درخت پر نہ جاتا تو شاید وہ بھی جل گیا ہوتا۔ ٹارزن کی لمبی آواز کے ساتھ درختوں کی شاخوں سے جھول کر واپس اس جگہ آیا جہاں شاکو قبیلے والے درختوں کو کاٹ کر اسے تراش رہے تھے اور انہیں کلاڑیوں برجوں سے نیزے کی طرح بنا رہے تھے۔ ٹارزن کو دیکھ کر پرندوں اور جانوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاکو قبیلے کے سردار نے اسے بتایا کہ ٹارزن کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ ٹارزن نے لکڑی کے نیزوں کا معائنہ کیا، قبیلے والوں کو شاباش دی۔ اس نے درختوں کی مضبوط شاخوں سے تنوں کو باندھ کر ایک کمان بنائی اور لچکدار لکڑی کو اس پر باندھ کر اسے کان کی طرح جھکایا۔ اس میں قبیلے والوں نے اس کی پوری مدد کی اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایسا ہتھیار خود تیار کر لیا جس کی مدد سے لچکدار کمان کو پیچھے لے جا کر رکھا گیا۔ اس میں لکڑی کے نیزے لگائے گئے۔ ٹارزن جب اس کام سے فارغ ہوا تو وہ ایک قریبی درخت پر چڑھا اور آشی درندے کا رخ دیکھ کر اسے مچان پر کمان کی شکل میں لچکدار لکڑی کو چھوڑنے کا اشارہ کیا۔ لچکدار لکڑی پوری طاقت سے نکل کر آشی درندے کے ربڑ جیسے جسم میں کھپ گئی۔ خاص طور پر ایک نیزہ عین آشی درندے کے لمبوترے منہ میں جا لگا۔ آشی درندہ وحشیوں کی طرح تڑپا اور اس کی گردن گڑگڑاہٹ سے ایک مرتبہ پھر خوف و ہراس پھیل گیا اور تڑپ کر جس درخت پر ہاتھ مارتا وہ گر جاتا اور درندہ ایک خوفناک انتقام بن گیا۔ جانور پرندے اس خوفناک ڈرامے کے انجام سے ڈر رہے تھے اور قبیلے کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر انہیں آشی درندے
को शिकस्त देने में कामयाबी ना हुई तो वो कहाँ जाएंगे। इन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा और इनकी ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाएगी। आशी दरिंदे ने भारी पंजों पर खड़े होकर अपना लंबूतरा मुंह ऊपर उठाया तो धूप में इसके लंबे लंबे दांत चमकने लगे और इसका मुंह एक खौफनाक आग की तरह खुल गया। टार्ज़न ने नौजवान को खेल नमा शाख जल्दी से खींचने के लिए कहा, फिर ताक कर निशाना लगाया और टार्ज़न ने देखा कि लकड़ी के नेज़े हवा में बुलंद हुए बड़ी तेज़ी और रफ्तार के साथ ऐन आशी दरिंदे के मुंह में जा घुसे और इसके हलक में उतर गए। आशी दरिंदे ने जख्मी होकर ख़तरनाक तरीके से हाथ पाँव से झोंपड़ी को तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही आशी दरिंदा धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और बेदम हो गया। आशी दरिंदे के ज़ख्मी जिस्म से तेज़ाब और गैस निकल रही थी और थोड़ी देर बाद आशी दरिंदे के जिस्म से निकलने वाली बू ख़त्म हो गई। टार्ज़न ने टांटू और हाथियों को इशारा किया। उन्होंने मुर्दा आशी दरिंदे के जिस्म को धकेलना शुरू कर दिया और धकेल कर उस ऊंचे पथरीले टीले जिसके नीचे तेज़ रफ्तार दरिया बह रहा था, हाथियों ने उसे आखिरी धक्का दिया और 60 फुट की बुलंदी से दरिंदे को दरिया में फेंक दिया। टार्ज़न ने आगे बढ़कर देखा तो ये देखकर इसके होश और हवास गुम हो गए कि आशी दरिंदे के गिरने से दरिया का पानी घुल उठा था, तेज़ी से शोले और धुआं निकल रहा था और जिस जगह आशी दरिंदा गिरा था वहाँ से पानी और गैस उबल रही थी। मवेशी जानवर, परिंदे और जंगली नौजवान आशी दरिंदे पर फतह पाने का जश्न मना रहे थे और टार्ज़न ने जंगी को एक पैगाम देकर शहर के कमिश्नर के पास भेजा। इसी रोज़ शहर से पुलिस कमिश्नर और दूसरे साइंसदान आ गए जिनको टार्ज़न ने आशी दरिंदे के बारे में बताया और दरिया का वो हिस्सा दिखाया जहां आशी दरिंदा गिरा था। उन्होंने देखभाल करने के बाद टार्ज़न को बताया कि यकीनन आशी दरिंदे में फास्फोरस भरा हुआ था जिसकी वजह से पानी में आग लगी थी। उन्होंने बताया कि टोमेडो पहाड़ धातुओं, तेज़ाबों और गैसों का खजाना है। साइंसदानों ने टार्ज़न को बताया कि इसे चाहिए था कि वो आशी दरिंदे को दरिया में गिराने के बजाय इन्हें दिखा देते तो साइंस की दुनिया में एक नया इंकशाफ होता। काश तुम इसको ज़िंदा पकड़ने में कामयाब हो जाते। टार्ज़न ने कहा, खुदा का शुक्र है कि हमने इसको शिकस्त दे दी है। ख़त्म शुद।